गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अफवाह। ये है सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अफवाह तंत्र। तो अफवाह होता क्या है बेसिकली दोस्तों, कोई भी रिवर होती है या तो फिर वो कहीं माउंटेन से निकलती है या फिर किसी स्रोता से निकलती है। स्रोता जिसको बोलते हैं पृथ्वी के अंदर से पानी निकलना। तो दोस्तों दो टाइप से जो है पानी निकल सकता है। रिवर से, जैसे माउंटेन से निकल गई, कोई पर्वत पहाड़ से निकलती है रिवर, तो ढाल के अनुरूप, अब पर्वत से नीचे ही उसका ढाल होगा, तो ढाल के अनुरूप जल का जब निकास होता है, जल का निकास, तो ये क्या होता है, अफवाह कहलाता है। ढाल के अनुरूप बह रही है। अब स्रोता से भी इसका ढाल इसके समानांतर है तो ठीक है, या हो सकता है इसके नीचे से हो। तो ये जो ढाल के अनुरूप बहती है नदी और इसका पानी का यहाँ से निकास नीचे हो जाता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अफवाह बोल देते हैं। दोस्तों रिवर में ये उसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं। ये मुख्य नदी है और ये इसकी सहायक नदी है। इनको क्या बोलेंगे, सहायक नदियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर। ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। सोर्स ऑफ रिवर यानी कि नदी का स्रोत, नदी का स्रोत। हिंदी में बोलें तो नदी का उद्गम स्थान। वहीं पे दोस्तों नदी यहाँ से निकलकर यहाँ पे मिल जाती है किसी समुद्र में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जल राशि होगी कोई भी, जैसे समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, झील हो सकती है। इसी को जहाँ पे मिलती है नदी ऊपर से यहाँ पे आकर मिल जाती है, उसको बोलते हैं मुहाना। इंग्लिश में बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये प्रोसेस रहता है। वहीं पे दोस्तों जहाँ से नदी निकलती है और तीव्र ढाल होता है, इसको तो बोलते हैं ऊपरी भाग, नदी का ऊपरी भाग। और मैदान और वहीं पे हल्का ढाल, इसको बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। और जहाँ पे नदी मैदानी भागों से लेकर मुहाने तक बहती है, उसको बोलते हैं निचला भाग। ये तीन भाग जो होते हैं वो मुख्य होते हैं किसी भी नदी के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों कोई भी नदी होती है, जैसे यहाँ से कोई माउंटेन से रिवर निकली और ऐसे आ गई, तो दोस्तों ये इसकी सहायक नदी हो गई। हमने बताया कि ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज रिवर हो गई। ये क्या है, मुख्य नदी है। ये कौन सी रिवर है, ये मुख्य नदी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी सहायक नदी और मुख्य नदी द्वारा जितना भी क्षेत्र होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं, अफवाह द्रोणी बोल देते हैं। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी शाखाओं से सरिताओं व धाराओं का एक नदी में मिलना तथा मुख्य नदी का निकास किसी जलाशय समुद्र में होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे होता है जैसे कोई सी है, समुद्र है, और इसको बोलते हैं मुहाना। तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, अफवाह तंत्र बोल देते हैं, अफवाह द्रोणी बोल देते हैं। ये एक मुख्य नदी का क्या है, अफवाह तंत्र क्षेत्र होता है। वहीं पे दोस्तों जल विभाजक रेखा कौन सी होती है, जैसे ये नदी है गंगा। ये नदी कौन सी है, गंगा। अब दोस्तों इसी के साथ एक और नदी जो है यदि बहती है, सेम इसी कंडीशन में, ये मेन रिवर है और ये इसकी सहायक नदी है। ये इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दो नदियां हो गई। ये जैसे हम इसको मान लें सिंधु, ये सिंधु नदी, ये गंगा। तो दोनों नदियों के बीच में जो नदी के जल को विभाजित करता है, उसको हम बोलते हैं जल विभाजक रेखा, वाटर डिवाइड। तो दोस्तों ये जो रेखा जाती है, जैसे इस साइड जो फ्लो कर रहा है वो गंगा का पानी कर रहा है, और इस साइड जो फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं सिंधु का वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये दो नदियों को जो जल विभाजित करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जल विभाजक रेखा बोल देते हैं। जैसे अंबाला जो है वो सिंधु और गंगा नदी का जल विभाजक सेंटर है। यहाँ पे जो अंबाला शहर है वो दोनों को क्या
बांटता है, गंगा और सिंधु के जल को विभाजित करता है। अंबाला, अंबाला जो शहर है, अंबाला जो जगह है, वो गंगा और सिंधु नदी के जो जल है उसको डिवाइड करता है। वहीं पे तीसरा दोस्तों हम बात करें कि कुछ रिवर्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं, टोपोग्राफीज बनाती हैं। तो टोपोग्राफी क्या होती है, यानी कि वो छोटे छोटे कुछ किनको बनाते हैं, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। जैसे कोई रिवर है, ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ऊपरी भाग, नदी का ऊपरी भाग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3-4 चीज़ें रिवर बनाती है। जैसे पहले तो हो गया वाटरफॉल, जैसे बोल दो जलप्रपात, जलप्रपात। दूसरा यहाँ पे बनाती है क्या, घाटी बनाएगी, वैलीज, ठीक है, और घाटी बना ली, वाटरफॉल बना लिया। और तीसरा है गोर्ज। गोर्ज घाटी का बड़ा आकार होता है, गोर्ज, जिसको बोलते हैं यू शेप्ड। जैसे घाटी का बड़ा आकार कौन सा होता है, यू शेप, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊपरी भाग में बनाए जाते हैं किसी भी नदी के द्वारा। फिर मध्य भाग आता है, यहाँ पे इसको मध्य भाग बोलते हैं। ये तिरवट ढलान से आता है, इसलिए इसको ऊपरी भाग बोला जाता है। इसके अंदर विसर्प, जैसे रिवर इस साइड ऐसे घूम के ऐसे बहने लग जाती है, मोड़ बनाती है, इसको बोलते हैं विसर्प, विसर्प। वहीं पे तटबंध, ये इसके साथ साथ जो जहाँ पे पानी बहता है उसको बोलते हैं तटबंध, ठीक है। वहीं पे यहीं पे विभिन्न प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, नदी के द्वारा प्रतिरूप जो है वो बनाए जाते हैं। प्रतिरूप क्या होते हैं, नदी जो है अलग अलग टाइप से बहती है। जैसे कोई मुख्य नदी ये है, इसकी ऐसे सहायक नदियाँ हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे चतुर्भुज, या इसको समानांतर जो है अफवातंत्र इसको बोला जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो धूम्राकृतिक अफवाह, जालीनुमा, जैसे एक और रिवर इस साइड से आ गई, एक रिवर इस साइड से आ गई, तो ये क्या बन गया, जालीनुमा, जालीनुमा प्रतिरूप। जैसे एक रिवर कोई पहाड़ से निकल रही है और फिर ऐसे अलग अलग टाइप से डिवाइड हो गई, वो उसको बोलते हैं अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रतिरूप। ये कौन से भाग में बनाए जाते हैं, ये मध्य भाग में बनाए जाते हैं। जैसे आयताकार, ये कौन सा हो गया, आयताकार। आयताकार में और सहायक नदियां मिल जाती है तो जालीनुमा प्रतिरूप बन जाता है। और जब जैसे ये सिंपल जो है प्रतिरूप है, इसमें सहायक नदियां आके मिल जाती हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है धूम्राकृतिक। इसको क्या बोला जाता है, धूम्राकृतिक प्रतिरूप बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो है मध्य भाग में नदी कुछ टोपोग्राफी या कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। वहीं पे निचले भाग में यहाँ पे नदी आगे फ्लो करती है, यहाँ पे हो गया मुहाना, यहीं पे बनाती है डेल्टा, और यहाँ पे जैसे विसर्प हो गए। और गोखर झील, इसको क्या बोलते हैं, गोखुर झील, गोखुर झील भी इसको बोला जाता है। वहीं पे निचले भाग में डेल्टा और एस्टुरी बनाती है। तो डेल्टा जहाँ पे अपने साथ नदी कुछ पत्थर कंकर ले जाती है और वहाँ पे ले जाकर जमा कर देती है, निक्षेप कर देती है, उसी को क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। एस्टुरी जो होती है वहाँ पे ओनली क्या मिलती है, बजरी देखने को मिलती है। तो एस्टुरी वगैरह जो है निचले पार्ट में जो है नदी बनाती है। अब अफवाह प्रतिरूप की भी हमने बात कर ली। 4 प्रकार के जो है मुख्य ये जो है इसके प्रतिरूप होते हैं, आयताकार, जालीनुमा, अरीय और धूम्राकृतिक। तो ये 4 प्रकार के जो हैं वो प्रतिरूपों का भी निर्माण करती है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो मुख्य रूप से भारत के अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से विभाजित हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें भारत में अफवाह तंत्र की, तो भारत के अफवाह तंत्र को 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। पहला तंत्र है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों में हम डिफरेंस देखें कि दोनों में ये हो गई हिमालय की नदियाँ और ये हो गई प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा एरिया है, उसी को प्रायद्वीप बोला जाता है। तो प्रायद्वीप नदियाँ कौन सी हैं और हिमालय नदियाँ कौन सी है, दोनों में हम डिफरेंस देखें तो दोस्तों हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो 12 मासी बहती हैं और ये ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं।
तो दोस्तों हिमालय की नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा हो गई, और इनकी जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो जो है वो नदियाँ कौन सी हैं, वो हिमालय की नदियाँ मानी जाती हैं। वहीं पे प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो यहाँ से लेकर दक्षिण पठार की नदियाँ मानी जाती हैं। इसके अंदर महानदी, गोदावरी, ये कृष्णा और यहाँ पे कावेरी, नर्मदा और तापी नदियाँ भी कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ ही मानी जाती हैं। वहीं पे दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती है, मौसमी नदियाँ होती हैं, यानी कि मौसम के ऊपर ही ये डिपेंड रहती हैं। बारिश होगी तब ये बहेंगी, नहीं तो फिर रुक जाती हैं। वहीं पे हिमालयन जो नदियाँ हैं वो बर्फ़ से पिघलने के बाद बनती हैं, तो पूरे वर्ष भर जो है वो बहती रहती हैं। ये नदियाँ गोर्जों का निर्माण करती हैं, यानी कि ऊंचाई से निकलती हैं। जैसे ये नदी गंगा यहाँ से निकली और ऊंचाई से निकलती है, तो यहाँ पे पहाड़ों को काट कर अपरदन करके वो किसका निर्माण करती है, गोर्जों का निर्माण करती है। वही स्थिति सिंधु की है और वही स्थिति जो है ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र तो दोस्तों नामचा बरवा के जो पास है वो एक विस्तृत जो है माखन का निर्माण करती है, विस्तृत एक गोर्ज का निर्माण करती है। तो हिमालयन जो नदियाँ होती है वो गोर्जों का निर्माण करती हैं। वहीं पे जैसे प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो झरने बनाती हैं और रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती हैं। जैसे प्रायद्वीप में जैसे नर्मदा जो नदी है वो रिफ्ट घाटी से बहती है, और वहीं पे तापी जो नदी है वो भी किससे बहती है, रिफ्ट घाटी से बहती है। वहीं पे छोटे छोटे जो तुंगभद्रा है, पेनगंगा है, यहाँ पे इन नदियों के जो ऊपर है वो छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलते हैं। जैसे दूध सागर है, धुआंधार है, ठीक है दोस्तों, शिव समुद्रम है, ये काफ़ी जो है वो यहाँ पे झरने देखने को मिलते हैं। ये नदियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं। अब दोस्तों आप देख ही रहे हो, सिंधु जो नदी है यहाँ से बहकर और यहाँ तक आती है अरब सागर में, ठीक है दोस्तों, अरब सागर में आकर गिरती है। वहीं पे दोस्तों ये जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। अब दोस्तों यहाँ से लेकर गंगा यहाँ तक आकर यहाँ पे जो है वो गिरती है। वहीं पे ब्रह्मपुत्र भी जो है इसकी लंबाई भी काफ़ी है। वहीं पे प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती है, प्रायद्वीप से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इनकी जो आकृति होती है, साइज होती है, वो इतनी इनकी छोटी होती है और इनकी जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। नदियाँ मौसमी होने की वजह से छोटी भी होती हैं, यानी कि मौसम के ऊपर जो है पूरी नदी डिपेंड रहती है, तो ये तुरंत ही जो है वो इसमें पानी की कमी देखने को मिलती है। कौन सी नदियों में, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में। ये नदी हिमालय से निकलती, इनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की होती है। जैसे ये नदी जो होती है उत्तर से निकलती है और दक्षिण की साइड जो है वो बहती है, ये है दक्षिण इनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये उत्तर से बहती है और दक्षिण की साइड जो है वो आती हैं। वहीं पे इनकी दिशा जो होती है वो पूर्व होती है या फिर पश्चिम होती है। नर्मदा जो है वो पूर्व से बहती है और पश्चिम में आकर गिरती है। वहीं पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में जाकर गिरती हैं। तो इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम व पूर्व होती है, और हिमालयन नदियों की दिशा जो होती है उत्तर से दक्षिण होती है। ये नदियाँ जो हैं वो घाटियों का निर्माण करती हैं, मैदान बनाती हैं, झीलें, स्रीपिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, उत्तराखंड में रेपिड्स वगैरह यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो रेपिड्स बनाती हैं और मैदानों का निर्माण भी करती हैं। वहीं पे ये जो नदियाँ छोटी होने के कारण इनमें जो अपरदन क्रिया होती है वो इतनी देखने को नहीं मिलती। हिमालयन नदी जो है वो अपरदन क्रियाएं जो है वो ज़्यादा करती हैं, वहीं पे प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो अपरदन कम करती हैं। इनका जो उदाहरण हम देखें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना इनकी मुख्य है। तो दोस्तों ये हो गई गंगा, इसकी सहायक जो नदियां हैं वो यमुना हो गई, ये यमुना आ रही है। इसकी यमुना की सहायक जो नदी है वो चंबल हो गई और बेतवा और सोन हो गई। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये सिंधु नदी की सहायक है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये हो गई। तो मुख्य नदी जो है वो तीन मानी जाती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और दक्षिण की प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनमें हम पढ़ते हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी को इनमें हम पढ़ते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों तो कुछ ये यहाँ पे है नदियाँ कंप्लीट हो गई, और इनके जो है सेपरेट वीडियो में हमने बना रखी है नदियों का, कि वहाँ पे आप किसी भी नदी को डिटेल से पढ़ सकते हो दोस्तों। वहीं पे बात करें भारत में पाई जाने वाली प्रमुख झीलों का, तो झीलों को भी कई प्रकार से डिवाइड कर रखा है दोस्तों। जैसे कुछ फ्रेश पानी की झीलें हैं, कुछ खारे पानी की झीलें, कुछ प्लेट विवर्तनी की जो है वो झीलें बनी हुई हैं, और कुछ जो है लेगून झीलें बनी हुई हैं। तो दोस्तों खारे पानी की जो झील है वो है सांबर झील हो गई,
और फ्रेश पानी की जो झील है वो वूलर झील होगी। तो वूलर झील है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और सांबर जो लेक है वो कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान में जयपुर के बॉर्डर के ऊपर पाई जाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, कुछ लेगून जो झीलें हैं वो फेमस रूप से, जैसे चिलिका झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील और वेवनाथ झील, ये कुछ फेमस झीलें जो हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। कुछ जो है वो कुछ डैम वगैरह बने हुए हैं, जैसे हम बात करें कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बना हुआ है, वहीं पे गोदावरी नदी के ऊपर जो बना हुआ है निजाम सागर बना हुआ है, चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप और गांधी सागर भी जो है वो डैम बने हुए हैं। अब किसी भी देश के लिए रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे आप गूगल के ऊपर चेक करोगे यहाँ पे वाटरवे फर्स्ट, वाटरवे सेकंड, ये कहाँ पे बने हुए हैं, तो वो बने हुए हैं गंगा नदी के ऊपर। आप इनको चेक करोगे क्योंकि जो नदी है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम लगती है, और इसी कारण जो है वो नदियों को एक परिवहन के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों नदियाँ जो हैं किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, वहीं पे झीलों की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वहीं पे दोस्तों प्रदूषण की हम बात करें तो प्रदूषण भी जो है नदियों के अंदर भारी मात्रा में भारतीय नदियों में देखने को मिलता है। जैसे वर्ल्ड की जितनी भी प्रदूषित नदियां हैं उनमें भारत की नदियों का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। जैसे गंगा जो नदी है वो सबसे ऊपर जो है वो प्रदूषित नदी मानी जाती है। तो उसको साफ करने के लिए कुछ प्लान किए गए थे, जैसे गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में आया था। इसका टारगेट यही था कि गंगा नदी को किसी प्रकार से जो है वो साफ किया जाए। वहीं पे NRCP नेशनल रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड प्रोग्राम जो था 1995 में चलाया गया था, और इसका टारगेट यही था कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम था, और इसका टारगेट यही था कि भारत की जो संपूर्ण नदियां हैं उनको किस प्रकार से साफ रखा जाए। दोस्तों नदियों का हमने विस्तार से अलग वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप नदियों को एक नदियों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। हमने उसमें डिटेल से हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अलग अलग बता रखा है, तो वहाँ पे वो नदियों का आप देख सकते हो। वहीं पे यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 4th चैप्टर की, जिसके अंदर है कौन सा, जलवायु। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।